हेलो बच्चों, दिस इज़ आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपना डिस्कस करेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर इकोनॉमिक्स का है, दैट इज़ द ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको ग्लोबलाइजेशन का एक बार मीनिंग क्लियर होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? वैसे आगे भी हम इस टॉपिक को पूरा फुली एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन मीन्स integration of all the economies of the world. What is the globalization? Integration of all the economies of the world. तो स्टार्टिंग करेंगे हम इस टॉपिक की कहाँ से? रिलेशन बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। यस, इंडियन इकोनॉमी का ग्लोबलाइजेशन के साथ क्या रिलेशन है? सबसे पहले अगर इंडियन इकोनॉमी ने ग्लोबलाइजेशन मीन्स दूसरी वर्ल्ड की मतलब कंट्रीज़ के साथ, दूसरे वर्ल्ड में और कंट्रीज़ के साथ इंटीग्रेट करना है, देन इंडियन इकोनॉमीज़ को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को लिबरलाइज करना पड़ेगा। लिबरलाइज मीन्स, लिबरलाइज जो है अगर वो ट्रेड में करेगी इंडियन इकोनॉमी, जैसे हमारी कंट्री अगर ट्रेडिंग में लिबरलाइजेशन करती है तो ईजिली दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है मार्केट में, उनकी मार्केट में एंटर कर सकती है। ठीक है, और मार्केट में एंटर करने का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट को ईजिली हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि प्रोडक्ट को ट्रेड करने से क्या होगा? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज की डेट में जो हमारी मार्केट में प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप उससे 20-25 साल पहले इमेजिन करके देखते हैं तो क्या वही प्रोडक्ट मार्केट में इस कंडीशन में था? तो द आंसर विल बी नो। वो क्यों? क्योंकि पहले हमारी कंट्री जो है ग्लोबलाइजेशन में नहीं थी। मीन्स हमारी कंट्री जो है अपना ही प्रोडक्ट बना रही थी और हमारी कंट्री का ही प्रोडक्ट हमारी कंट्री में क्या हो रहा था? सेल हो रहा था। हम वही चीज़ें जो है यूज़ कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में जब हमारी कंट्री क्या हो चुकी है? लिबरलाइजेशन आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो हमारी कंट्री में प्रोडक्ट का नेचर भी जो है वो चेंज हो चुका है। इनके मल्टी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। मल्टी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आज की डेट में कंज्यूमर के पास चॉइस के लिए प्रोडक्ट्स हैं। अब आप ये देखिए, पहले क्या होता था? अगर हम गाड़ियों का एग्जाम्पल लेते हैं, मार्केट में हमारी इंडिया में जो था वो क्या था? एम्बेसडर और फिएट कार ही देखने में मिलती थी लगभग 20 से 25 साल पहले। ठीक है, क्या होता था कि एम्बेसडर और फिएट गाड़ी ही देखने में मिलती थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के तहत क्या हुआ कि हमारी कंट्री में कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो आई, और साथ में क्या हुआ कि डिफरेंट गाड़ियों के साथ साथ आप कोई और चीज़ भी लेके चल सकते हो, जैसे कि मोबाइल्स में देख लो आप। ठीक है, तो कितनी ही कंपनीज जो हैं आज हमारी कंट्री में अपना प्रोडक्ट सेल कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज का इंटीग्रेट होना। क्लियर? तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। ये सब किस वजह से हुआ? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ। तो इस चैप्टर में हम और कौन कौन से टॉपिक्स आगे रीड करने वाले हैं? विच टॉपिक्स वी आर going to study in this chapter. These are MNCs and they are working. MNCs multinational companies और उनकी वर्किंग कैसी है? Secondly, foreign trade and integration of the market. Foreign trade means फॉरेन की कंट्री, फॉरेन में किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करना, एंड इंटीग्रेशन ऑफ द मार्केट को इंटीग्रेट करना मतलब एक तरह से करो कि मिलजुल के करना, चलना या इकट्ठा करना। एंड ग्लोबलाइजेशन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं या इमेंस करते हैं? एंड ग्लोबलाइजेशन का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना, एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो इस चैप्टर का थी एक इंट्रोडक्शन पार्ट था ये इसका। तो आगे हम जो मेन टॉपिक है इसका, आगे फर्स्ट टॉपिक जो इसका स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब ये देखिए, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज कैसे पॉसिबल हुआ? ये आपकी बुक में पेज नंबर 56 पे है ये टॉपिक, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन करना। अब डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ द MNCs, मल्टी नेशनल कंपनीज।
मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी होती हैं, क्या करती हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज इट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन करती हैं, जिसके ऊपर उनका कंट्रोल भी होता है और वही उनकी ऑनर होती हैं। दीज आर द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं गूगल का, एप्पल एंड रिलायंस इज ऑल्सो अ मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, एक कंट्री में प्रोडक्शन किया, इसके साथ साथ दूसरी कंट्री में भी उसी ही प्रोडक्ट का प्लांट लगा दिया, ऐसे तीसरी कंट्री में प्रोडक्ट का प्लांट लगा दिया, तो वही प्रोडक्ट जो है एक कंट्री के साथ साथ वो और भी कंट्रीज में प्लांट लगा के उस कंट्री में भी प्रोडक्शन करती हैं उस चीज़ का। ठीक है, जैसे गूगल, एप्पल एंड रिलायंस मैंने आपको बताया। उसके बाद हम बात करते हैं बिफोर कमिंग ऑफ एमएनसीज। अब आप ये देखिए, अगर हम मिड 20th सेंचुरी की बात करते हैं, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी प्रोडक्शन जो है मोस्टली क्या किया जाता था, प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज। प्रोडक्शन जो है कंट्रीज में ही, अपनी ही कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जाता था, मीन्स अपनी ही कंट्री में प्रोडक्शन किया जाता था। अगर मैं मिड 20th सेंचुरी की बात करती हूँ तो ठीक है, तो उस दौरान क्या होता था, सपोज आप अपने ही कंट्री का एग्जांपल लीजिए। सपोज कि अगर हमारी कंट्री की मैं बात लेती हूँ तो हमारी कंट्री में सपोज मध्य प्रदेश में है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में क्या होता था कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता था तो उसी हमारी ही कंट्री में ही उस चीज़ की सेल होती थी, बाहर कहीं नहीं होती थी। ठीक है, तो पहले वो क्यों नहीं होता था, क्योंकि एमएनसीज जो है एंटर नहीं हुई थी हमारी कंट्री में। लेकिन आज की डेट में हमारी कंट्री में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो फॉरेन की हैं और हमारी कंट्री में एंटर कर चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो ट्रेड है वो ट्रेड क्या हो गया, ट्रेड जो है दूसरी कंट्रीज के साथ कनेक्ट होने का एक मेन चैनल बन गया है। अब पहले क्या होता था, जब प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद इन द कंट्रीज, तो ट्रेड के लिए क्या करते थे, रॉ मटेरियल, फूड स्टफ्स एंड फिनिश प्रोडक्ट क्या होता था, ये क्या करते थे, जो है अपनी ही कंट्री में यूज़ करना, अपनी ही कंट्री से लेना। अब जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हो यहाँ पे, हमारी कंट्री में क्या करती थी, ब्रिटेन हमारी कंट्री से कॉटन लेके जाता था, हमारी कंट्री से कॉटन लेके अपनी कंट्री में गारमेंट्स बना के हमारी कंट्री में ही सेल करते थे, वो भी क्या, महंगे दामों पे, जैसा कि हम पहले वाले चैप्टर्स में ये सब हम रीड कर चुके हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में। तो पहले ही अब ब्रिटेन लेके जाना, हमारी कंट्री से लेके जाना सस्ते दामों पे और अपनी कंट्री में उसे बना के हमारी कंट्री में ही हमें महंगे दामों पे बेच देते थे। और ऐसे ही पीटर इंग्लैंड भी देख लो, पीटर इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन आज हमारी कंट्री में भी इसका प्लांट लगा हुआ है, मीन्स हमारी कंट्री में भी इसकी फैक्ट्री लगी है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी एमएनसीज हैं, एमएनसीज से क्या हो गया, हमारी एमएनसी से हमारी कंट्री में प्रोडक्शन जो है नो डाउट इंक्रीज हुआ है। और प्रोडक्शन के लिए हम सिर्फ अपनी ही कंट्री के प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं है, हमारी कंट्री में और जो एमएनसीज हैं उनके प्रोडक्शन से हमारी कंट्री के रिसोर्सेज भी प्रॉपरली यूज हुए हैं। सेकेंडली ये कि जो लेबर है उन्हें भी क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। नेक्स्ट इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में एक्सपोर्ट, अब यहाँ से देखिए, एक्सपोर्ट किया जाता था और इंपोर्ट करती थी फिनिश्ड गुड्स। मैंने अभी ब्रिटेन का एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, अब एमएनसीज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भैया मैंने एमएनसीज के बारे में क्या बताया था कि एमएनसीज क्या हैं, इट ओन्स एंड कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। तो ऐसा वो क्यों करती हैं, किसके लिए ऐसा करने से बेनिफिट क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट थ्रू दिस। जब एमएनसी हमारी कंट्री में अगर आती है कि कोई भी फॉरेन की कंपनी हमारी कंट्री में आके अपना प्लांट लगाती है, इससे क्या होगा, एक तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। अगर हम फॉरेन से सपोज कोई भी चीज़ है वो फॉरेन से इंपोर्ट की जाती है, उसके बाद यहाँ पे सेल की जाती है, उसके प्राइसेस कितने बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वही कंपनी हमारी कंट्री में आके अपना प्लांट लगा रही है तो हमें वो चीज़ जो है वो रिड्यूस्ड कॉस्ट पे मिल जाती है, साथ में चीप लेबर एंड रिसोर्सेज। अगर फॉरेन, मैंने बताया ना कि अगर एमएनसी अपना प्लांट लगाते हैं तो इससे क्या होगा, एमएनसी के प्लांट लगाने का, जैसे आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, देखिए कि एमएनसी सेटअप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर द प्रोडक्शन इन रीजन्स, कहाँ पे लगाती है, जहाँ पे लेबर, चीप लेबर और अदर रिसोर्सेज जो है इजीली मिल सकते हैं। एंड दिस इज डन, ऐसा क्यों किया जाता है, जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो एंड एमएनसीज कैन
अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तभी एमएनसीज को जो है ज़्यादा बेनिफिट, ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा सकती है। क्लियर। तो उसके बाद है, मैंने आप लोगों को एक के सामने एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल है। वो क्या है, देखिए सपोज कोई भी चीज़ है या कोई भी आप कोई डिज़ाइनिंग में लगा लो, कोई चाहे मोबाइल ही क्यों ना हो, यूएसए में डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद प्रोडक्शन कहाँ पे की जाती है, चाइना में की जाती है, और इंडिया में उसका कॉल सेंटर बनाया जाता है। किसके लिए, कि उस प्रोडक्ट के बारे में अगर किसी भी कस्टमर ने कोई भी चीज़ जाननी है तो डिफरेंट सिटीज़ में इसके कॉल सेंटर लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये अब आप ये देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करते हो, चाहे वो आपकी मैगी ही क्यों ना हो, तो उसमें लिखा जाता है कि डिज़ाइनिंग कहाँ पे हुई है, प्रोडक्शन कहाँ पे होता है और उसका कॉल सेंटर कहाँ पे है। ठीक है। अगर आप एप्पल का फ़ोन भी मार्केट से खरीदने चाहते हो, इवन कोई भी कंपनी का खरीदने चाहते हो, ठीक है, तो एप्पल का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि एक एमएनसी है, ये समझ में आ गई ना बात, इसलिए तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्शन, उसके कॉल सेंटर जो है वो मेंशन होते हैं। ठीक है। अब एमएनसीज का और क्या बेनिफिट है, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। जो गुड्स और सर्विसेज हैं आपकी बुक में, आप यहाँ पे देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। गुड्स और सर्विसेज जो है वो ग्लोबली प्रोड्यूस की जाती है। मीन्स एमएनसी इज नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ग्लोबली बट मोर इम्पॉर्टेंट कि एमएनसी जो है अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को ही ग्लोबली सेल नहीं करती है, बट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। गुड्स और सर्विसेज ऑल्सो आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, सर्विसेज भी प्रोड्यूस की जाती है। जैसे अब एग्जाम्पल देखिए, चाइना में है, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, नो डाउट वहाँ पे लेबर और रिसोर्सेज जो है इजीली मिल जाते हैं। नेक्स्ट, चाइना ने क्या किया, चाइना के पास में मैक्सिको और यूरोप के पास उसने अपने प्रोडक्ट की मार्केट जो है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मार्केट जो है मैक्सिको और यूरोप में उसने मतलब सेल करने का सोचा। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है, आप इजीली वहाँ से रीड कर सकते हो। आपको देखिए ये, हाँ जी, ये देखिए, इन द अबव एग्जाम्पल चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप manufacturing location and Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the markets in the US and Europe. India has, अब देखिए इंडिया में highly skilled engineers मिल जाते हैं and who can understand the technical aspects of the production, जो कि प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। समझ में आ गई ना बात। तो अब आप ये देखिए, अब मैक्सिको और यूरोप में उसने क्या की, मार्केट क्लोज थी तो वहाँ पे उसने बेचने का डिसीजन लिया, एंड इंडिया में स्किल्ड इंजीनियर्स जो है इजीली मिल जाते हैं एंड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है वहाँ पे, तो इसलिए क्या हो सकती है वहाँ पे इजीली कॉल सेंटर, जैसे एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, कॉल सेंटर जो है इंडिया में बनाया जा सकता है। तो ये था जिसकी वजह से इस प्रोसेस के थ्रू जो है कॉस्ट रिड्यूस की जा सकती है, किसकी, मल्टीनेशनल कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं। समझ में आ गई ना बात। अब ये था प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज के, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में अपना प्रोडक्शन कर सकती हैं, और जिससे कि कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और चीप लेबर और रिसोर्सेज इजीली मिल जाते हैं। और मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्लांट उन रीजन्स में लगाती हैं जहाँ पे लेबर जो है इजीली मिल जाती है और रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं। क्लियर। उसके बाद मैं बात करती हूँ इंटरलिंकिंग, हाँ जी, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। अब आपने प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज तो कर लिया, एमएनसीज हमने पढ़ लिया, उसके बाद है हमारी इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। मीन्स जो हम डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, एक चाहे आप रिलायंस का एग्जांपल लीजिए, रिलायंस जो है अब हमारे इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, इसके अलावा और भी डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन कर रही है, तो ये आपस में प्रोडक्शन इंटरलिंक्ड कैसे है। ठीक है। अब आप ये देखिए, अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एमएनसीज क्या करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करती हैं, डिपेंडिंग ऑन वेरियस कंडीशन। ठीक है। वेरियस कंडीशंस में हम सबसे पहली कंडीशन क्या उठाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। ठीक है। अब आप अपनी बुक में भी देखिए, हाँ जी, इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज। एमएनसी जो है अपना प्रोडक्शन कहाँ पे सेट करती हैं, जो क्लोज होगा कहाँ पे, मार्केट के, वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट। एमएनसीज अपना प्रोडक्शन वहाँ पे करती हैं, प्रोडक्शन सेटअप वहाँ पे करती हैं जो मार्केट के क्लोज हो। ठीक है। इनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज़्यादा ना पड़े। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर ऑल्सो अवेलेबल एट लो कॉस्ट। अगर
लेबर भी इजीली मिल जाएगी, रिसोर्सेज भी इजीली मिल जाएंगे, देन अब तो एमएनसीज क्या करती हैं, दे कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। इन एडिशन एमएनसीज माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज and look after their interest. You will read more about the policies later in the chapter. Okay, तो अभी इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने बता दिया कि एमएनसीज का मेन मोटिव क्या होता है, जो कि हम पिछली टॉपिक में भी कर चुके हैं कि एमएनसीज क्या करना चाहती हैं कि एमएनसीज अपना प्रोडक्ट, अपना प्लांट वहाँ पे लगाना चाहती है जहाँ पे एक तो मार्केट नज़दीक पड़नी चाहिए, दैट इज क्लोज टू द मार्केट, एंड ऑल्सो द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर ऑल्सो अवेलेबल एट द लो कॉस्ट, clear, and where the availability of other factors of production is assured so that the MNCs can earn greater and greater profits. Okay, तो आप ये देखिए ways through which MNCs set up their production are, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे कि MNCs अपने प्रोडक्शन को सेटअप कर सकती हैं। फर्स्ट, सेटिंग अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनीज। अब इसके लिए क्या करती हैं एमएनसीज जो होती है ना, पहले जिस भी कंट्री में एमएनसीज एंटर कर रही हैं वहाँ की छोटी छोटी लोकल कंपनीज के साथ क्या करती हैं, सेटअप करती हैं। ठीक है, सेटअप करने का मतलब क्या है कि जो भी छोटी छोटी, जैसे कि सपोज कि गारमेंट्स की आप ये लगा लो कि गारमेंट्स की कोई भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो है वो ओपन करना चाहती है कोई एमएनसी। ठीक है, जैसे पीटर इंग्लैंड है, वो ब्रिटेन के, लेकिन हमारी कंट्री में भी है वो। तो फिर अब गारमेंट्स की अगर वो खोलना चाहती है तो क्या करेगी, पहले आके हमारी कंट्री में जो छोटी छोटी कंपनीज है ना उनके साथ टाई अप करती हैं। वहाँ के जो लेबर होती है ना, जो भी हैं, जैसे कि जैकेट्स बनाने वाले हैं, ट्राउजर्स बनाने वाले हैं, शर्ट्स बनाने वाले हैं, तो उन लेबर के साथ वो कॉन्टैक्ट करती हैं और वो लेबर उन्हें चीप रेट पे मिल जाती हैं, और जिससे कि वो बल्क में अपना प्रोडक्ट बनवाती है और उन्हें बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से एमएनसी अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है। पर फर्स्ट, सेटिंग अ प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनी। लोकल कंपनी जिस कंट्री में आ रही है उस कंट्री की कंपनी के साथ वो जॉइंटली प्रोडक्शन सबसे पहले करती हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए अपनी बुक में भी, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। ठीक है, अब बेनिफिट इससे, अब लोकल वट बेनिफिट्स टू द लोकल कंपनीज गेट आउट ऑफ इट। अब लोकल कंपनी को एमएनसी के साथ ऐड होने के क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसके उसको लोकल कंपनी को दो बेनिफिट मिलते हैं। अब आप ये देखिए कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं। देखिए, फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर द एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब लोकल कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि और ज़्यादा लार्ज स्केल पे बिजनेस करे, तो एमएनसी उसके साथ जब हैंड्स ज्वाइन करती है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स जो एक्स्ट्रा मनी जो उसमें बिजनेस के लिए चाहिए होती है, तो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होता है, वो एमएनसी लगाती है, लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन। एंड सेकेंडली, एमएनसी क्या करती है, एमएनसीज माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। इवन एमएनसी जो क्या होती है, अब ये अपने कंट्री का जो टेक्नोलॉजी होती है वो नई कंट्री में आके जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके दो बेनिफिट मिलते हैं किसको, लोकल कंपनी को। लोकल कंपनी को बेनिफिट क्या मिल गया, एक तो पैसा नहीं लगाना पड़ा, एमएनसी अपना पैसा लगा रही है और प्रोडक्शन लोकल कंपनी का बढ़ रहा है। सेकेंडली क्या है कि लोकल कंपनी को नई टेक्नोलॉजी भी मिल रही है। समझ में आ गई ना बात। अभी अब देखिए, बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। अब मोस्ट कॉमन रूट क्या है, द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपैंड द प्रोडक्शन। अब अगर कॉमन रूट एमएनसी यूज करे वो ये यूज करे कि लोकल कंपनीज के साथ हैंड्स ज्वाइन ना करे, उसमें अपना पैसा ना लगाए, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी ना इन्वेस्ट करे, टेक्नोलॉजी ना लगाए, बल्कि क्या करे, लोकल कंपनीज को खरीद ले और उसके बाद अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करे। मीन्स एमएनसी विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजिली डू सो। एमएनसी अगर ज़्यादा अच्छा और पैसा लगाए तो ऐसा इजिली कर सकती है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं आपकी बुक में, टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कारगिल फूड्स। कारगिल फूड्स क्या है, वेरी लार्ज अमेरिकन एमएनसी है, हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज। ये अमेरिकन एमएनसी है कारगिल फूड्स, जिसने काफ़ी सारी इंडियन स्मॉलर कंपनीज को खरीद लिया। कौन इंडियन कंपनीज में हम सच एज परख फूड्स। ठीक है,
पारख या परख, हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। परख फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। परख फूड्स का हमारे इंडिया के काफ़ी सारे वेरियस पार्ट्स में इसका मार्केटिंग नेटवर्क है। वेयर इट्स ब्रांड वॉज वेल रिप्यूटेड ऑल्सो। परख फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज whose control has now shifted to कारगिल। लेकिन नो डाउट परख फूड्स का अपना एक रुतबा था, एक वेल रिप्यूटेड ब्रांड था ये, बट जब कारगिल फूड्स जो एमएनसी ने इसे खरीद लिया तो ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गया टू कारगिल। तो कारगिल इज नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। अब आप ये देखिए, मैंने अभी बताया ना कि अब यहाँ पे एक स्टेप था कि सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन जॉइंटली विद द लोकल कंपनीज। अब दूसरे बात में पॉइंट में हमने क्या बात की, बजाय इसके कि एमएनसी लोकल कंपनी के साथ ज्वाइंटली हैंड्स ज्वाइन करे, वो उसे क्या कर ले, खरीद ले। खरीदने से अपने आप को ज़्यादा एक्सपैंड भी कर सकते हैं प्रोडक्शन को। बस इसके लिए उसे करना क्या है, ह्यूज वेल्थ जो है वो लगानी है। जैसे हमने एग्जांपल दिया, अमेरिकन एमएनसीज कारगिल ने हमारे इंडिया में परख फूड्स को क्या कर दिया, खरीद लिया था। परख फूड्स का एक अपना ब्रांड था, एक वेल रिप्यूटेड ब्रांड था ये। इसके अपनी 4 ऑयल रिफाइनरीज थी, बट जब कारगिल ने इसे परचेज कर लिया तो वो रिफाइनरीज के ऊपर किसका मतलब ऑनरशिप किसकी हो गई, कारगिल की हो गई है। तो फिर आज की डेट में कारगिल जो है इंडिया में एडिबल ऑयल की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विद द कैपेसिटी ऑफ टू मेक 5 मिलियन पाउचेज डेली। समझ में आ गई ना बात। तो ये था इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। अब इसमें मैंने एग्जांपल दे दिया, ह्यूज वेल्थ लगाएगी, इजिली बाय अप द लोकल कंपनीज। तो परख फूड्स और कारगिल फूड्स का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन उठता है, व्हाई डिड एमएनसीज डू सो। एमएनसीज ऐसा क्यों करें, मतलब क्या है कि लोकल कंपनीज के साथ मैंने बताया हैंड्स ज्वाइन ना करे बल्कि उसे खरीद ले। तो ऐसा एमएनसीज क्यों करे। अब आप ये देखिए कि जो लार्ज एमएनसीज है ना, वो प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज। अब आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, लार्ज एमएनसीज इन डेवलप्ड कंट्रीज प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर्स। लार्ज एमएनसीज क्या करती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स के साथ जो है अपने प्रोडक्शन का ऑर्डर दे देती हैं। जैसे गारमेंट्स में लगा लो, एग्जाम्पल है हमारे गारमेंट्स, फुटवियर, स्पोर्ट्स आइटम्स आर एग्जाम्पल ऑफ द इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन is carried out by a large number of small producers around the world. Products are supplied to the MNCs. अब आप ये देखिए, ये कंपनीज पता क्या करती हैं, ये करती हैं कि अब ये इन छोटी छोटी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं ना, इनके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया। अब मैं आपको मोंटी कार्लो का एग्जांपल लेती हूँ। हमारे लुधियाना में बहुत सी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो कि जैसे कि फैक्ट्रीज हैं जो विंटर्स में हमारे पहने जाने वाली जैकेट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, ठीक है, ट्रैक सूट्स हैं, वो बनाती हैं, ठीक है। और मोंटी कार्लो का उन फैक्ट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट होता है और वो सारा का सारा जो है प्रोडक्शन है वो बल्क में बनवाती हैं उनसे। कोई एक फैक्ट्री नहीं है, कई फैक्ट्रीज के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है। इवन मैं खुद भी उन फैक्ट्रीज में मैंने भी एक बार विजिट किया था, तो मुझे वहीं जाके पता चला कि उन लोगों ने बताया कि जो ये ब्रांड है ये मोंटी कार्लो ही बनवाती है। और मोंटी कार्लो क्या करती है, जस्ट अपना लोगो मीन्स अपने स्टिकर्स जो पीछे लगे होते हैं ना, मोंटी कार्लो के ब्रांड नेम लगा होता है, बस वो पेस्ट आउट करती हैं। मेन सारा प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्री में होता है। तो ऐसा होता है। एमएनसीज क्या करती हैं कि छोटी छोटी प्रोड्यूसर्स के साथ जो है कॉन्टैक्ट कर लेती है, चाहे गारमेंट्स का हो, फुटवियर्स का और स्पोर्ट्स आइटम हो, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मिल गया। तो जैसे प्रोडक्ट्स सच एज द गारमेंट्स, फुटवियर, ठीक है। तो एमएनसी सेल, अब एमएनसी क्या करती है, सेल अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। The MNC have power to determine price, quality, delivery and labor condition. अब ये MNC के ऊपर अपने आप ही डिसाइड करती है कि अपने आप पावर होती है उसके पास टू डिटरमिन द क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन ऑफ दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर्स। अब ये थोड़ा ना कि कंपनी जो MNC है वो इंडिया में रहेगी और वो देखेगी कि वो जो है जो उसके स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रॉपरली प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि पहले एक बार डिज़ाइनिंग होती है, जो उनकी डिज़ाइनिंग होती है, साइज़ होता है, वो सब कुछ डिस्कस हो चुका होता है। अकॉर्डिंगली वो लोग क्या करते हैं, जिनको उन्होंने ऑर्डर दिया होता है वो क्या करते हैं, वो अकॉर्डिंगली वैसा ही जो उनका प्रोडक्शन है वो करती हैं। क्लियर। तो ये था हमारा
MNC हैव पावर टू डिटरमिन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन। यहाँ तक कवर हो गया हमारा। दैट इज द इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। उसके बाद आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, दैट इज द, देखिए आप, फोर्ड मोटर कंपनीज का, ठीक है, फोर्ड मोटर। अब आप साथ साथ में इसके ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए फोर्ड मोटर क्या करती है। फोर्ड मोटर एन अमेरिकन कंपनी इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट की बात कर रही हूँ। फोर्ड मोटर जो है एक अमेरिकन कंपनी है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स विद प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्रीज वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की 26 कंट्रीज में इसका प्रोडक्शन जो फोर्ड मोटर, मतलब इन ऑटोमोबाइल कंपनी, इसका प्रोडक्शन चल रहा है। फोर्ड मोटर केम इंडिया में 1995 में आई थी और तब स्पेंड 1700 करोड़ रुपीज़ ने स्पेंड किए थे इन द लार्ज प्लांट नियर चेन्नई। और तब विद द कोलाबोरेशन ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ कोलाबोरेट हुई थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो ट्रक्स एंड जीप्स मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। एंड बाय द ईयर 2004 में फोर्ड मोटर ने सेल की थी 27,000 कार्स इन द इंडियन मार्केट, वाइल 24,000 कार्स वर एक्सपोर्ट हुई थी टू साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड ब्राज़ील। अब आप ये देखिए कि प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है और उसमें से 24,000 जो है कहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड ब्राज़ील। द कंपनी वॉन्ट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कॉम्पोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट अक्रॉस ग्लोब। कंपनी क्या चाहती थी? द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कॉम्पोनेंट, ठीक है। फोर्ड इंडिया मीन्स इंडिया में प्लांट लगा के एक जस्ट एक कॉम्पोनेंट डेवलप करना चाहती थी। किसके लिए? सप्लाइंग बेस, मतलब इंडिया में प्लांट लगाया, प्लांट लगाने से एक उसे अपना बेस मिल गया, किसके लिए? सप्लाई करने का आसपास की कंट्रीज में, फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड में उसने और भी अपने प्लांट लगाए हुए थे, किसके लिए? बस मतलब इंटरलिंक कर दिया उसने इस चीज़ को। समझ में आ गई ना बात? दिस इज द इंटरलिंकिंग। इंटरलिंक कर दिया किसके लिए? कैसे? कि फोर्ड, जैसे लास्ट लाइन से बिल्कुल पता चल रहा है, द कंपनी वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज अ कॉम्पोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट्स अक्रॉस द ग्लोब। वर्ल्ड में और कंट्रीज के में भी जो उसने अपने प्लांट लगाए हुए थे, तो उसको क्या कर दिया उसने? एक इंटरलिंक कर दिया इंडिया में प्लांट को लगा के। समझ में आ गई ना बात? तो ये था आपका एग्जाम्पल। इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन बाय।